ठीक, लिखो। इन 7th AD, 7वीं सदी में, यूरोप केम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अरेबियन कंट्री, यूरोप अरब देशों के संपर्क में आया। 7th AD, यूरोप केम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अरब, अरब देशों के कॉन्टेक्ट में आया। बाय दिस यूरोप गेट टू नो अबाउट द रिच कल्चर ऑफ अरब, यूरोप गेट टू नो अबाउट द रिच कल्चर ऑफ अरब। इसके थ्रू या इसके द्वारा यूरोप समृद्ध अरब सभ्यता से संपर्क हुआ या समृद्ध अरब सभ्यता को जाना। गेट टू नो द रिच अरेबियन कल्चर। सो दे डिमांडेड द लग्जीरियस गुड्स फ्रॉम अरब, इसलिए उन्होंने विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ी। सो दे डिमांडेड लग्जीरियस गुड्स फ्रॉम द अरब, अरब से। ट्रेड की बात बता रहा हूँ, पीछे ट्रेड वर्ड ना, तो ट्रेड कहाँ से बढ़ता है? अरेबियन लोग, पैसा तो था ही भाई, लॉजिक बात है। तो अरेबियन कल्चर भी काफ़ी पुराना, अभी भी अरेबियन कल्चर का हिसाब किताब आपने देखा है, प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे तो वो अभी भी अमीरी वाला हिसाब तो वहीं चलता है ना भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया के लोग अमीर होते हैं तो फिर हिसाब नहीं, क्योंकि देखो हमसे कहीं ज़्यादा, अंबानी अडानी से कहीं ज़्यादा अमीर वो हैं, बट चूंकि उनकी इनकम नहीं है, वो पेरेंटल राइट्स हैं, इसलिए उनको कैलकुलेट नहीं है। दुनिया भर में अगर मैं अमीरों की बात करता हूँ तो ये जो मस्क पस्क सब है, ये सब 10वें 12वें नंबर पर हैं। दुनिया के जो सबसे अमीर होते हैं वो कौन होंगे बेसिकली? जैसे आपने सुना कुवैत, या अभी जो वहाँ का जो किंग है, क्या नाम है, जो इंडोनेशिया के ऊपर वाला है, अरे इंडोनेशिया के ऊपर जो है बहरीन, बहरीन का जो किंग है वो सबसे ज़्यादा अमीर है दुनिया। बट समस्या को उसको हम लोग अमीर की लिस्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि जो अमीर की लिस्ट होती है वो इनकम जनरेटेड होती है, इनकी इनकम नहीं है। इनके पीछे इतना क्या है, इनके पास पेरेंटल राइट्स हैं। बात को समझो, पीछे की प्रॉपर्टी, आपके पिताजी के पास 1000 एकड़ ज़मीन थी, तो आपकी वो, आपके पास भी 1000 एकड़ ज़मीन है, बट कायदे में तुम्हारी इनकम नहीं है 1000। अब 1000 एकड़ की वैल्यू निकालेंगे, हो सकता है 1,00,000 करोड़ हो, तो तुम्हारे पास 1,00,000 करोड़ है लेकिन वो इनकम नहीं है ना तुम्हारी, इसलिए इनको लिस्ट में नहीं लिया जाता है। लिस्ट में वो लेते हैं जिनका ट्रेड चलता है। ट्रेड समझ रहे हो, अंबानी अडानी मस्क, इन लोगों का ट्रेड होता है ना, इसलिए इनकी लिस्ट आती है। भाई समझ में? तो लॉजिक बात है, अमीरी अभी भी देखा जाएगा तो आप देखे होंगे वीडियोस में, मूवीज में, साउथ उधर की, वेस्ट एशिया की, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, रियाद, सब की देखे हैं प्रॉपर भाई, एक से एक अमीरी होती है वहाँ के। तो कहते हैं लोग, जिस फॉर्च्यूनर को आपको लगता है मजाक, वहाँ कूड़ा उठाती है, ये रियलिटी है। फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ सऊदी में गार्बेज वैन है, पीछे से खोल दी गई हैं, देख लीजिएगा जा करके। वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं मिनिमम उनको फरारी है, मिनिमम, तो उसके ऊपर ही उनको मिलती है। अब पॉइंट क्या, आपको लगता है क्या बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, वहाँ पे इनकम इस लेवल पे है भाई, वहाँ पे अब हिसाब किताब, तो अब वहाँ पे अब तो लॉजिक बात है, वो एक दिन की तो नहीं होगी कि आपको क्या लगता है 10-20 साल में कमाया होगा, वो पीछे से चली आ रही। जब पीछे से चली आ रही मतलब 7th 8th AD के आसपास में भी उनके पास पैसा था और लग्जरी आइटम यूज़ करते थे। दिक्कत ये थी कि यूरोपियन कंट्री तब उनके टच में जब आया तो लोगों का माहौल बनेगा। भाई सीधी बात है, आप अमीर लोगों के संपर्क में आएंगे तो अमीर लोगों के नखरे आपको होंगे, और आपके पास पैसा है लेकिन आप चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो जब आप उनके टच में आएंगे तो आपको लगेगा यार जैसे अमीर लोग। अब लॉजिक बात है, गरीब आदमी जो होता है वो ड्रग्स ले पाएगा या अमीर आदमी? ड्रग्स, गरीब आदमी की ड्रग्स बहुत पैसा लगता है भाई सीधे, बट किसी अमीर आदमी के टच में आप आते हैं, रिच पर्सन, और उसके पास पैसा है तो उसने बताया फला गोली ले ले भाई, उससे ड्रग्स होता है, एग्जांपल के लिए। तो आपके पास पैसा था लेकिन आपको पता नहीं था, तो आप लॉजिक के ड्रग्स लेना शुरू करोगे। तो सिंपल बात है कि जब लग्जरी आइटम के टच में आप किसी के आएंगे तो उस बंदे के जो लग्जरी आइटम यूज़ करता होगा उसी से तो टच में हो सकती चीज़ें। यहाँ से यूरोप में चेंजमेंट शुरू होता है। पॉइंट मैंने सबसे पहले लिखवाया था ट्रेड, तो जो ट्रेड स्टार्ट होता है वो ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और खास करके ट्रेड किसका होता है? लग्जरी आइटम्स का, ठीक है। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली फार्मर्स कन्वर्टेड इनटू क्राफ्टमैन, किसान जो थे वो क्राफ्टमैन कन्वर्ट हुए। अब देखो ध्यान से, पहले जो लोग किसान थे, ध्यान से, अब यूरोप वाले अरेबियन लोगों के टच में आएंगे तो डिमांड किन की हुई? लग्जरियस गुड्स की हुई। लग्जरी गुड्स की अगर डिमांड होगी तो लोग धीरे धीरे डिमांड, अब सोचो मुझे अरब से कोई गाड़ी मंगानी है, लग्जरी गाड़ी, तो लॉजिक बात है और मेरे पास पैसा उतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने यहाँ के किसी को, बंदे को बोलूंगा यार तू भी वैसी बना दे, थोड़ा कम ही पैसा लगेगा। पॉइंट हुआ। मेरे जैसे हजारों या लाखों होंगे जो कहेंगे अरब से नहीं मंगाते, यहीं बनवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी। अब सिंपल बात है, जब डिमांड इस चीज की बढ़ेगी तो उसके लिए बंदे कहां से आएंगे? तो बंदे वही, क्योंकि बंदे तो हमारे लिमिटेड है ना भाई, तो बंदे कहां से आएंगे? बंदे ये वो होंगे जो आज के समय खेती कर रहे थे, वो अब किधर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं? क्राफ्ट की तरफ।
समझ रहे हो बात को लेकर के? तो जो किसान पहले के समय थे वो अब किधर कन्वर्ट होंगे? क्राफ्ट में। ये चीज लिख लेना ध्यान से। नाउ द क्या लिखे हो स्लोली, फार्मर्स कन्वर्टेड इनटू क्राफ्ट्समैन ड्यू टू द डिमांड ऑफ जनरल पब्लिक, कॉमन जो पब्लिक थी उसकी डिमांड के कारण। अब लॉजिक है, अगर क्राफ्टमैन आप बनेंगे तो लॉजिक है आपको घर छोड़ करके आना पड़ेगा। घर का मतलब है क्या छोड़ेंगे? गांव। क्योंकि गांव में रह करके खेती हो सकती है, शहर में खेती तो करने तो आएंगे नहीं। तो यहां से अब ये किसान लोग क्या करेंगे? शिफ्ट होंगे कि नहीं? शहरों में डिमांड बढ़ने लगी सामान को बनाने के लिए। उस सामान को बनाने के लिए जो बंदे चाहिए वो है किसान। वही तो कन्वर्ट हो क्राफ्ट में। तो किसान आदमी गांव में अगर सामान बनाएगा और शहर में लाके बेचेगा तो महंगा पड़ेगा। तो सीधी बात है, गांव का जो किसान आदमी वो मूव करेगा कि नहीं टुवार्ड सिटी। और टुवार्ड सिटी, सीधे गांव से सीधे शहर कभी नहीं बनते, हमेशा सीधे गांव से क्या बनते हैं? टाउन बनते हैं। और टाउन के बाद सिटी बनते हैं। समझ रहे हो? तो यहां से क्या होता है? आपका माइग्रेशन शुरू हुआ। लिखो, फॉर दिस डिमांड फार्मर्स, इस इच्छा के कारण फार्मर्स मूव टुवार्ड्स टाउन। फार्मर्स जो थे वो टाउन की तरफ कन्वर्ट हुए। फार्मर्स टुवार्ड्स टाउन, क्या लिखो? दे कन्वर्टेड इनटू टाउन्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ट्रेड स्टार्टेड इन अ लार्ज मैनर। जो ट्रेड था वो थोड़े बड़े मार्गों पर आया। ट्रेड स्टार्टेड इन अ लार्ज मैनर, जो व्यापार था वो बड़े हिस्सों में आया। सो द डिमांड्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीडेड, इसलिए अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नीड हुई। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नीड हुई। हाँ जानवी, आइए अगला ये है ना। इंटर नहीं लेना चाहिए, इनसे डबल पीस लेनी चाहिए, मेरे को लगता है, सीधी बात है ना। दो ब्राउचर एक साथ दे दूंगा तो डबल पीस हो जाएगी। ये वाला नहीं। अरे छोड़ो, ऐसे बंद दिक्कतें होती पता है। अगर आप, मैंने बोला ना यार आपको सीरियस है ही नहीं आप सिविल्स को लेके, तो मजाक ही है यार। अगला ये हुआ आपका पहला। तो लॉजिक बात हुआ कि यहां से अब आपका किसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है? पोर्ट का। तो इसको लिख लिया इस चीज को, पोर्ट का डेवलपमेंट, इंपोर्ट। सो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट वॉज स्टार्टेड। बंदरगाह का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट होता है। समझ में आया? तो दुनिया भर में जो बंदरगाह का कॉन्सेप्ट आता है पोर्ट का, वो यहां से शुरू होता है। समझ में? अब बंदरगाह होंगे तो जो ट्रेड होगा वो किसका आपका होगा? मरीन वाला होगा, ओशन वाला होगा ना, कोस्टल। ठीक है। अब लॉजिक बताइए, अब समझिए सिंपल। तो गांव से जो किसान आदमी था वो शहर आया। शहर में आकर के उसने ट्रेड का काम करना शुरू किया। उसने किया, उसके साथ और सारे लोगों ने किया। जब ट्रेड का काम होगा तो लॉजिक बार ये ट्रेड इंटरनेशनल भी होगा। धीरे धीरे हो रहा है। तो जब ट्रेड इंटरनेशनल होगा तो ट्रेड एक तरीके से बड़े मैनर में हुआ। जब बड़े मैनर में हुआ तो क्या ये जो ट्रेड वाले आपस में ग्रुप नहीं बनाएंगे, कुछ एसोसिएशन टाइप की? तो वो जो एसोसिएशन टाइप की होती है उसको बोलते हैं गिल्ड। लिखिए, हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड। GUI में भी अभी भी राइट नाउ बहुत सारे गिल्ड हैं। ठीक है। तो लिखो फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड। तो लिखो गिल्ड क्या होता है समझ लो। इट इज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडमैन्स। इट इज GUILD। गिल्ड को हिंदी में भी गिल्ड बोलते हैं। खत्म, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालो गिल्ड, GUILD, गिल्ड। तो गिल्ड का मतलब बता रहा हूं, इट इज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडमैन। व्यापारी लोगों का क्या था? ये एक समूह था, ग्रुप था। सिंपली आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड गिल्ड होंगे, ज्वेलर्स, समझ गए? जैसे अभी भी आपने देखा है ना वो व्यापार एसोसिएशन वगैरह वाले नहीं होते हैं, उसी तरीके से उसको लिखिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 गिल्ड दिए हैं। पहला गिल्ड है आपका सुनार यानी गोल्ड स्मिथ, ज्वेलर लिख लो सीधे सीधे। दूसरा इसमें दिया हुआ है लेदर के लिए, लेदर चमड़े के लिए। ठीक है। तो गिल्ड समझ में आया? तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट किसका बनना शुरू हुआ? गिल्ड। अब लॉजिक बात है, आप समझो बहुत ध्यान से सब। तीसरा वाला नीड नहीं है वैसे, इसमें बार बार का दिया हुआ है, वो छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट तो है। सबसे टॉप पे कौन है सोसाइटी में? चर्च। चर्च के ऊपर राजा है। राजा की तो बात छोड़ दो क्योंकि राजा खत्म हो चुका है, राजा था दिखावे के लिए। मेन कौन था? चर्च। अब चर्च के सबसे नीचे कौन थे? लेबर क्लास, गरीब आदमी जो थे, किसान। तो किसान और जो चर्च, इसके बीच में नई क्लास आ गई कि नहीं आ गई? जो ट्रेडमैन थे।
समझ रहे हो? व्यापारी, यही व्यापारी को बोला गया मिडिल क्लास। अब आया, तो यहां से कॉन्सेप्ट किसका आपका डेवलप होगा? मिडिल क्लास का। तो लिखो इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का उदय। इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, यहां से आपका मिडिल क्लास डेवलप होना शुरू होता है। मध्यम वर्ग का उदय, मिडिल क्लास शुरू। लिखो लिखो इन दिस क्लास, इस वर्ग में, इन दिस क्लास मेनली ट्रेडमैन्स आर, मेनली ट्रेडमैन्स वर देयर, मुख्यतः व्यापारी थे, मुख्यतः व्यापारी थे, दे मेनली डन द जॉब एंड ट्रेड, वो मुख्यतः नौकरी और व्यापार दोनों करते थे। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, मैक्सिमम पीपल, स्लोली स्लोली मैक्सिमम पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम, अधिकांश लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए। अधिकांश लोग इनकी तरफ आकर्षित क्यों? रीजन समझ रहे हो क्यों आकर्षित हुए होंगे? ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये मिडिल क्लास में थे, चर्च की जो आइडेंटिटी थी उसके अगेंस्ट आ गए, इन्होंने अपना खुद का डेवलपमेंट किया, तो चार लोग और अच्छा लगा, यार ये सही सिस्टम है कि नहीं है, नहीं तो मेरे को चर्च के अंडर में रहना पड़ता है, तो इसलिए धीरे धीरे, तो यानी सीधी भाषा में आप कह सकते हो कि ये जो मिडिल क्लास था इसने कहीं ना कहीं चर्च को चैलेंज करना शुरू किया। पहले क्या होता था, एक दो बंदा होता था उसको चर्च जला देता था, मार देता था, लेकिन ये पूरा पूरा सोसाइटी है, 10-20 हजार 50,000 लोग होंगे जो चर्च को चैलेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं चर्च वर्सेस मिडिल क्लास की कहानी शुरू हुई। यहीं से आपने सुना रिवॉल्यूशन, क्रांतियां, ये तो क्रांतियां बढ़ रहे हैं, आप समझ आ रहा कैसे डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए अब क्रांति आई कि भाई सीधे अब ये 10-20 हजार, धीरे धीरे 10-20 लाख, धीरे धीरे 10-20 करोड़ बढ़ते जाएंगे। तो जब ये बढ़ते जाएंगे तो चर्च को डर लगेगा, जब चर्च को डर लगेगा तो वो कुछ ऐसा डिसीजन लेगा किंग के थ्रू, क्योंकि चर्च तो डिसीजन ले नहीं सकता था, किंग के थ्रू, तो जो किंग होगा वो किसकी सुनेगा? चर्च की। और चर्च ऐसे डिसीजन लेगा जो अपने को बचाने के लिए, तो जो जनता होगी पागल नहीं हो जाएगी कि भाई साहब बेवकूफी वाला काम कर रहा है। तो इसीलिए आपने सुना होगा दुनिया भर में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूएस रिवॉल्यूशन, पब्लिक ने तो किए हैं, क्यों किए हैं? समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? यहां से कॉन्सेप्ट बनता है आपका, कुछ कुछ बैठ रहा दिमाग में। मिडिल क्लास तो सबसे ज्यादा, मैंने बोला ना, अब हमारे यहाँ ब्राह्मण जो रिलीजन था उससे बाकी रिलीजन को दिक्कत थी, क्योंकि धर्म पे जो मोनोपोली तो ब्राह्मण ने करके रखी थी, मंदिरों में एंट्री नहीं थी एससी एसटी को, तो एससी एसटी वाले अपना ग्रुप बनाएंगे, उनका देखा देखी 10 लोग और उसमें शामिल हुए, उनके देखा देखी 20 लोग और, धीरे धीरे बढ़ते गए, नहीं बढ़ते गए, तो सीधी बात है ब्राह्मण जो आइडेंटिटी उसके अगेंस्ट में काम हो रहा है, तो प्रॉब्लम समझ में आई। सीधी चर्च की मोनोपोली, मतलब अकॉर्डिंग टू, मैंने चर्च की बुराइयां आपको बताई, उन सभी बुराइयों को वो इंप्लीमेंट करते थे सबके साथ, तो सब लोग खुन्नस में तो वैसे भी थे चर्च से, तो इससे अच्छा क्या है कि इसके अगेंस्ट में काम करो। अकेले करोगे आप जला दिए जाओगे, अकेले नहीं करोगे, सब लोग मिलकर करोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं, तो सीधे सीधे फाइट स्टार्ट हुई। ठीक है, अच्छा लॉजिक, अब ये जो इकोनॉमी है तुम्हारी कैपिटलिस्टिक धीरे धीरे कन्वर्ट होनी शुरू होगी, क्योंकि अब किस पे काम आ रहा है? प्रोडक्ट बेस्ड काम होने लग गया कि नहीं हो गया? तो लिखो ट्रांजिशन टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ संक्रमण। ट्रांजिशन टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ संक्रमण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ संक्रमण। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ आपका संक्रमण स्टार्ट हो गया कि नहीं स्टार्ट हो गया? कैसे हो गया? लिखो इन सिटी कैश बेस्ड इकोनॉमी डेवलप, शहरों में नकदी आधारित, शहरों में नकदी आधारित, कैश बेस्ड इकोनॉमी, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था लागू हुई। नाउ दे फोकस ऑन कैश क्रॉप्स, अब उन्होंने नकदी फसलों की तरफ क्या किया? फोकस किया, कैश क्रॉप की तरफ फोकस करना शुरू किया। विलेजेस ओनली फॉर द रॉ मेटीरियल, गांव जो थे केवल कच्चे माल के लिए रह गए। गोल्ड एंड सिल्वर बिकेम द करेंसी, गोल्ड और सिल्वर दोनों मुद्रा के रूप में कन्वर्ट हो गई, भाई करेंसी बन गई गोल्ड और सिल्वर। और जो प्रोडक्शन एरिया हो गए तुम्हारे, वो क्या शहर नहीं बन गए? पहले जो प्रोडक्शन एरिया गांव में होता था, जो रॉ मटेरियल से माल बनता था, अब वो माल किससे तैयार हो रहा तुम्हारा? इससे तैयार हो रहा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एरिया बन गए कि नहीं बन गए? ठीक, तो शहर आपके क्या बन गए? उत्पादन के आधार बन गए, केंद्र बन गए। अब यहां पे क्या दिक्कत होगी, ध्यान से समझना। अब इसमें अब बहुत ध्यान से समझो, चर्च तो ऑलरेडी था, चर्च किसके साथ मिला हुआ था? किंग के साथ। मिडिल क्लास धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ,
मैंने बोला जितनी भी रिवॉल्यूशन दुनिया भर में क्रांतियां हुई हैं उसमें एक जनरल पब्लिक ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। जनरल पब्लिक का मतलब मिडिल क्लास। ध्यान से समझो, ये जो ट्रेडमैन जो व्यापारी लोग थे शुरुआत में तो पब्लिक थे, धीरे धीरे व्यापारी हुए, और व्यापारियों ने जब अपना ग्रुप बनाया शुरू हुआ तो थोड़े से अलग हो गए मेन स्ट्रीम से। समझ रहे हो? तो जब मेन स्ट्रीम से अलग हो गए तो ऑब्वियस बात है इनको जो चर्च वाले लोग तो वो चाहेंगे हमारी तरफ आ जाएं। भाई अगर व्यापारी एसोसिएशन वाला बंदा जो है वो बंदा उनकी तरफ चला जाए तो एक तरीके से पूरा व्यापार उनकी तरफ चला गया ना। तो यहां पे बेसिकली एक नेक्सस क्रिएट होता है। नेक्सस समझते हैं? जाल टाइप का क्रिएट होता है। उस नेक्सस के 3 एंगल, ठीक है? उसमें टॉप पे था चर्च, इधर वाले में था सबसे था किंग टॉप पे, इधर कौन होगा? चर्च, इधर कौन आ गया? गिल्ड। नेक्सस समझे? तीनों व्यापारी ग्रुप आपस में मिल गए कि नहीं मिल गए? तो इसमें बीचों बीच में कौन झेल रही है? पब्लिक। अब पब्लिक को लगा कि भाई साहब जो सत्ता है वो अपने हाथ में लेने लायक है, किसी के हाथ में देने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि डिसीजन सबसे पहले मैंने किंग को दिया, वो बेकार निकल गया। फिर डिसीजन चर्च के हाथ में आया, वो बेकार निकल गया। और तीसरे पे कौन आते हैं? ग्रुप, ये ट्रेड वाले। ये भी बेकार क्यों निकल गए? क्योंकि उधर चले गए पैसे के लालच में। तो अल्टीमेटली क्या करो, अपनी सत्ता को मतलब इनको सबको हटा करके खुद की सेटअप करो, और खुद की सत्ता को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो दुनिया भर में जो डिमांड डेमोक्रेसी की बढ़ती है वो कैसे बढ़ने लगी? यहां से स्टार्ट होती है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? चीज को लिख लो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दीज गिल्ड्स ऑल्सो मेट विद द चर्च। ये जो गिल्ड था ये चर्च के साथ मिला। सो देयर इज अ नेक्सस क्रिएटेड, सो देयर वॉज अ नेक्सस क्रिएट, सो इसलिए एक जाल बना, नेक्सस बना, जाल बना, डैश, एक ट्रायंगल बनाइए जो मैंने आपको बता दिया। ट्रायंगल का सबसे ऊपर वाला जो एंगल होगा वहां पे लिखना किंग, एक तरफ लिखना चर्च, एक तरफ लिखना गिल्ड, और बीचों बीच का जो स्पेस होगा वहां पे लिख लेना पब्लिक, जनता। तो तीनों तरफ से जनता पिस रही थी। समझ गया नेक्सस का हिसाब? तो अब अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा। अच्छा ओ ये चक्कर था जिसके चक्कर में फिर पब्लिक को मूड खराब हुआ कि हद हो यार, बदतमीजी हो रखी है। भाई आप किसी एक से झेल लेते तब तक दूसरा कोई, अब उससे भी झेल ले, तीसरा भी झेल ले, तो क्या करोगे फिर? एक काम करो भैया, मैं अपने डिसीजन खुद ही लेता हूँ। आपने 2-3 लोगों से राय ली और तीनों आपकी राय गड़बड़ निकल गई। ऐसा हुआ आपके साथ? आपने कभी किसी से एडवाइस ली और एडवाइस गलत निकल गई हो? बहुत बार हुआ होगा। फिर आपने सेम कॉन्सेप्ट पे किसी दूसरे से भी एडवाइस ली, ऐसा कभी मौका नहीं मिला? कभी एडवाइस लेते हो कि हम तो खुद ही बात खत्म हुई? अगर एडवाइस आप ले रहे हैं 2 या 3 लोगों से, एडवाइस अगर खराब निकल जाती तो डिसीजन आप खुद ही लेते हो ना, रहने दे भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसी का। ऐसा होता है, ऐसा आएगा लाइफ में, एक फेज आएगा आपका जब आप किसी संकट से गुजर रहे होंगे, किसी दिक्कत से गुजर रहे होंगे, तो फिर आप एडवाइस लेंगे किसी व्यक्ति से, और एडवाइस हो सकता है वो एडवाइस सही थे बट आपके लिए वो गलत हो जाता है। ऐसा होता है कई बार। तो 2-3 बार ऐसा होगा, तुमने कहा यार मैं छोड़ो यार, एक काम करता हूँ, जो मेरे को लग रहा है मैं वही करूंगा। सेम कहानी आती पब्लिक को पहले लगा। क्या? हमेशा याद रखो दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जो पब्लिक होती है ना वो दूसरों पे हमेशा ब्लेम करना जानती है। हम और आप क्या है? अपनी गलती से कभी नहीं सीखते हैं। हम हमेशा ब्लेम किस पे करते हैं? गवर्नमेंट पे। अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, छोटा सा कूड़ा पड़ा हुआ था, आप उठा के किनारे कर दो, आप कूड़े को देखोगे, गाली किसको दोगे? जीडीओ को, कि इनको देखो ये खाली फ्री का पैसा ले रहे हैं, कूड़ा नहीं हटा। जबकि छोटी सी पॉलीथीन है, आप उसको उठा के किनारे कर सकते हो, उसके लिए कोई नहीं बुलडोजर बनाना कि तो हटाने के लिए। बट लॉजिक बात आप समझ रहे हो? दिक्कत तो इसलिए हम अल्टरनेट ढूंढते। अब होगा क्या? आज वो एक पॉलीथीन पड़ी है, कल उसकी जगह 20 पॉलीथीन होगी। आपने कूड़ा देखा? कूड़ा कुछ करना नहीं होता है। आपको किसी के घर के सामने कूड़ेदान बनाना है, रोज वहां पे पॉलीथीन फेंको, अपने घर का कूड़ा अपने घर का फेंको। एक दिन, 2 दिन, चौथे दिन से देखना वहाँ ढेर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा है, जो टी पॉइंट है उसके राइट में नहीं देखा कूड़ेदान, वहाँ पे ये सिस्टम काम करता है, बड़ा अच्छा सिस्टम है वो। फिर जीडीए वाले उठाते हैं आकर के कूड़ा वहाँ से, बड़ा सरदर्दी हो रखी है उनकी। खैर समझ में आया? तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। फाइनली लास्ट पॉइंट पे फिर अगले बढ़ते हैं। फाइनली सामन सिस्टम गेट डिस्ट्रॉयड। सामन सिस्टम अंत में खराब होने लगा। सामान सिस्टम गेट डिस्ट्रॉयड, खराब होने लगा, अंत होने लगा। एंड पीपल मूव टुवार्ड्स पीपल मूव टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरफ देखने लगे। पीपल मूव टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, पीपल डेमोक्रेसी की तरफ देखने लगे।
टिल 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक, टिल 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक, ऑलमोस्ट सामान सिस्टम गेट एंडेड, ऑलमोस्ट सामान सिस्टम खत्म हो गया, गेट एंडेड, एंड स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इरा, एंड स्टार्ट ऑफ मॉडर्न इरा, और आधुनिक युग का चलन, या जो भी आप बोल सकते हैं, आधुनिक युग का स्टार्ट हुआ, मॉडर्न इरा, आधुनिक युग का चलन शुरू हुआ। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री। समझाने के लिए बस मैंने आज आपको बुलाया था क्या टॉपिक आपका होगा। नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे वो आप डालेंगे मॉडर्न, क्योंकि देखो इसमें से ना थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा आपको। लिख लीजिए टॉपिक क्या है, ऑलमोस्ट 12 बज रहे, लिखिए। पहला टॉपिक है रिफॉर्म, रिफॉर्म सुधार। कौन से सुधार पढ़ने हैं तो लिखना आफ्टर चर्च रिफॉर्म, चर्च के बाद के सुधार पहला पॉइंट है। थोड़ा सा इसमें ना 2-3 लिटरेचर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तुमने वो मैकियावेली सुनी है, मैकियावेली बुक का नाम, मैकियावेली नहीं सुनी आपने? किसने लिखी है? आप कहाँ, तुमने तो पढ़ा होगा लिटरेचर में ना। अच्छा तो है, प्ले हुआ था, ओके। बहुत अच्छी बुक है, प्रिंस की बुक है, मैकियावेली लिखी है। उसके द प्रिंस एक है, उसके अलावा द लास्ट सपर। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कालिदास से काम चलाएंगे, टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं। हम कालिदास को जानते हैं सर, हमने अभिज्ञान शाकुंतलम सुनी है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये थोड़ी सी एक्चुअली जानने, वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, तो दुनिया भर में क्या क्या हुआ है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप इसमें ना पेंटिंग वेंटिंग भी थोड़ी सी जाननी पड़ेगी। 2-4 पेंटर का नाम बताओ, फेमस वर्ल्ड के पेंटर। हाँ, और विंची हो गया, और हाँ ठीक है, और बाकी लोग दुनिया भर के कोई पेंटर का नाम नहीं आपको पता? हाँ वो तो चलो इधर, और हाँ वही कह रहे, और कोई बात नहीं। दुनिया भर की कोई फेमस बुक बताइए, पुरानी बुक फॉरेन की। चलो, और तुमको तो रटी होनी चाहिए यार, 10-12 किताबें तो याद रखो, लिटरेचर की स्टूडेंट हो यार। शेक्सपियर की बता, मैकबेथ, और हैमलेट हो गए, प्ले हो गए तो सारे ठीक है, और मिडनाइट समझ रहे वाह। बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या चल रहा है ये? हम लोग तो भैया रामायण महाभारत वाले से हमें क्या करना चाहिए, कोई बात। पॉइंट क्या है ये एक्चुअली, क्या आप समझो, आप क्या पढ़ रहे हो ना, रिफॉर्म पढ़ोगे। रिफॉर्म का मतलब आपको इंडिया में रिफॉर्म हुए हैं, ये कहाँ से पता चलता है? तुमको अगर इंडिया में रिफॉर्म हुए इसकी जानकारी तुमको बुक से पता चलती है। आप 14वीं 15वीं 60 70 एडी की किताब पढ़ लो, उस किताब में कुछ बातें लिखी होंगी, तभी तो समझ पाओगे हाँ चेंज हुआ। आप ध्यान से, आप बीसी की कोई किताब पढ़ो और एडी की बुक पढ़ो, डिफरेंस पता चल जाएगा कि नहीं? ये पता कहाँ चला? लिटरेचर से ना। तो लॉजिक है, दुनिया भर के अगर लिटरेचर को उस समय का पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा। भाई आप पढ़ने जा रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब दुनिया भर में जितने भी चेंजमेंट हुए, तो जितने भी नए इन्वेंशन हुए, डिस्कवरी, उसने चेंज किया कि नहीं किया? गैलीलियो का नाम सुने हो? क्या खोजा था गैलीलियो ने? भैया थर्मामीटर खोजा था गैलीलियो ने, शाबाश। सैटर्न का खोजा था। इंस्ट्रूमेंट क्या खोजा था? टेलीस्कोप। ठीक है। अच्छा, गैलीलियो ना। हार्वे, मैंने आपको विलियम हार्वे भी नाम बताया था, ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, तो ये सब रिफॉर्म्स भी हुए थे। ठीक है, तो पहला रिफॉर्म एक बार पढ़िएगा। दूसरा लिख लीजिएगा जो आपको पढ़ना है वो है प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक, शुरू कॉन्सेप्ट। प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक, ये दोनों कॉन्सेप्ट को आपको एक बार पढ़ाई करनी है। प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक में डिफरेंस बेसिक आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान को मानते हैं, बहुत सारे लोग जिनको नहीं मानते हैं। जिनको मानते हैं उनको क्या कहते हैं हमारे यहाँ? इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिलीवर। गजब, बिलीवर, वाह। हाँ, और और जो मानते हैं वो, चलो कोई बात नहीं, नास्तिक आस्तिक समझते हो? लॉजिक बात है, उस समय चर्च की आइडेंटिटी को बहुत सारे लोग मानते थे। जो लोग मानते थे वो हो गए कैथोलिक, और जो नहीं मानते थे वही तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो क्या होगा? प्रोटेस्टेंट। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों का व्यू समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे लोग होंगे, जितने भी साइंटिस्ट होंगे वो ऑलमोस्ट क्या होंगे?
प्रोटेस्टेंट। क्योंकि अगर कैथोलिक होते तो वो गॉड को मानते, और गॉड को मानते तो कोई भी नए चेंजमेंट नहीं करते, क्योंकि जो साइंटिस्ट वो क्या मानते हैं कि गॉड नहीं है, तभी तो नया कुछ बनाते हैं। और जो मानते हैं भगवान, हम लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ राम रचि रखा, प्रैक्टिकल बात, तो सब राम ने ऑलरेडी बना रखा है, तो हम क्या नया बनाएं। एक होते हैं जो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, एक होते हैं जो डेस्टिनी पे हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, दोनों से अपनी जगह गलत नहीं है। दो तरीके की थ्योरी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ी जाती है, ठीक है। एक होता है आपकी पहली, जो मैंने आपको बता दी, जो किस पे होते हैं, प्रैक्टिकल पे, कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, हमें खुद करना पड़ा। ऐसे दर्शन में भी, फिलॉसफी भी बहुत सारी ऐसी होती है। एक दर्शन होता है चारवाक दर्शन, वो इसी पे बिलीव करता है क्या, प्रेजेंट प्रैक्टिकल पे सब कुछ यही है, बाकी कुछ नहीं है। और कुछ एक होता है जो पहले से फिक्स है आपका, समझ रहे हो, ऐसा होता है, ऐसा पढ़ोगे आगे। एनीवे, चलिए फिर यहाँ पे कहानी